पूरा बैकग्राउंड ही राजनीति से जुड़ा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार अगर राजनीति में है तो हम IAS से डॉक्टर बनना चाहेंगे, राजनीति में जाना। आप इंटरेस्टेड क्यों हो गए? एक्चुअली क्योंकि हमारा परिवार हमेशा से जुड़ा रहा है, हम लोग जनता के बीच में रहे और क्योंकि हम लोग सोशल रहे तो जनता आती जाती रहती है और हमेशा हम लोग जुड़ाव में रहते हैं। आज भी हम लोग जब उठते हैं तो शायद हमारे यहाँ घर में 4-5-10 आदमी खड़ा रहता है कुछ काम के लिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये जुड़ाव कभी हटा नहीं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बाद तो फिर अच्छा खासा पैकेज वाला आप कमाई करते हैं। हाँ। तो आपने सोचा कि नहीं, जनता की सेवा में क्या मिलता है सर? मैंने जॉब भी करी 2 साल वहाँ ब्रिस्बेन एक शहर है, मैं गोल्ड कोस्ट से मैंने पढ़ाई करी और मेरा वहाँ पे एक क्रूज कंपनी थी, उसमें मेरी अच्छी पोजीशन भी थी, अच्छा पैकेज भी था। उस जमाने की बातें हैं। मैं 2015 में मैंने वापसी करी, अब तो शायद उसको 11 साल हो गए। कोई व्यक्ति को जब हम सरकारी योजनाएं, क्योंकि हम लोग तो कोई योजना बनाते नहीं, सरकारी योजनाओं को लाभ देते और ऐसे व्यक्ति को जो इतने सालों से नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए उस व्यक्ति को, एक अंतिम शोर के व्यक्ति को जिसके पास शायद वो रोशनी नहीं पहुंचती थी, हमने उस कार्य को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दिल में खुशी होती है। परिवार के जब लोग बात करते हैं, मतलब माँ बाप के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य सामने आता है और ये लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि एक इसी माध्यम से हम कुछ तो किसी की मदद कर सकते हैं। प्रधान ही एक सबसे नीची पायदान का सबसे वो होता है। बिल्कुल सही बात। अगर प्रधान ही नहीं करेगा तो फिर तो आगे ऊपर कैसे ले जाएंगे? तो एप्लीकेंट तो नीचे से शुरू होता है। प्रधान और BDC मेंबर और जो मेंबर्स होते हैं गाँव के, ये इनके द्वारा ही सबसे पहले सुविधाएं दी जाती हैं गाँव वालों को। चाहे कोई भी सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे खाने राशन की सुविधा हो। आज के ग्राम प्रधानों को सबसे बड़ी चुनौतियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है? फिर आप अपने ही क्षेत्र में ले लें, अगर बाई चांस कोई समस्या होती तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आती है, अगर अपने नजरिए से सोचे आप? मैं अपनी नजर से सोच के बताता हूँ तो लगभग वैसे ग्राम प्रधानों को कई ग्राम प्रधानों को दिक्कत हो जाती है बजट। हाँ। क्योंकि भाई योजनाएं और जो पैसा एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेट होता है और कुछ ग्राम सभाएं छोटी हो जाती है। जैसे मेरी ग्राम सभा छोटी है, हमारे यहाँ बहुत कम पैसा आता है। सच्चाई ये है कि हम लोग पिछली बार से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। हम लोग माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे योगी जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अगर आप उनको आज भी उठा के देख लें, लोग अगर आप इस प्रदेश से बाहर जाके बोले तो आदमी बोलता है कि माननीय योगी जी क्या से आप आए हैं? हम उस प्रदेश से आए जहाँ सुशासन और जहाँ पे अच्छे लोगों के अच्छे कार्य करने के लिए नाम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश को, मैं पहले भारत से बाहर गया तो लोग पहले भारत का कहते थे दैट इंडिया, अब आज कहते हैं दैट इंडिया। मतलब रिएक्शन हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो मेहमान हैं बेहद ही खास है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये प्रधान संघ के अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हम जिनकी बात कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, वो है अरुण तोमर जी। इनकी बड़ी ही चर्चाएं होती रहती हैं क्योंकि सामाजिक तौर पर भी ये काफी ज्यादा लोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो अरुण तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं पहले तो आप? धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं सोनिया जी आपका और आपकी पूरी टीम का और जनता 24/7 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और जितने व्यूअर्स हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें इतना अच्छा सुनहरा मौका आज हमको प्रदान किया। बाहर का मिजाज पूरी तरीके से बदला है सर, क्या लग रहा है इस बार? मुझे तो देखिए, क्योंकि हम लोग, मेरा परिवार भी पूर्व में ही पॉलिटिक्स में रहा है। मेरे पूज्य पिताजी पूर्व में MLC रहे और कानपुर फतेहपुर और कानपुर देहात और कानपुर नगर 3 जिलों से राजनीति करते रहे। मेरी माताजी 2 बार पूर्व में विधायक रही हैं वहां से, सरसौर विधानसभा से। और मेरी पत्नी अभी प्रेजेंट में, मेरी धर्मपत्नी इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ और वहां पे नसड़ा ग्राम सभा है उसका प्रधान भी हूँ। और लगातार देखते हुए, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग तो हमारी शुरुआत शायद दूसरी पार्टी से हुई थी, पर आज हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। और मुझे सशक्त तरीके से, बिल्कुल मजबूत तरीके से लगता है कि समय चाहे इतना विपरीत हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हवाएं हमारी चलती है। और अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर आप देखेंगी और 27 में, क्योंकि लोग कहने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बातें चलती हैं, पर आपको लगेगा और 27 में जब रिजल्ट आएगा तो हम इससे मजबूती से 24 से मजबूती से आएंगे और 24 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अरे हमने तो मौसम का मिजाज पूछा, आपने तो अपनी पूरी जर्नी बता दी। मतलब शुरुआत आपका पूरा बैकग्राउंड ही राजनीति से जुड़ा रहा है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा परिवार अगर राजनीति में है तो हम IAS से डॉक्टर बनना चाहेंगे, राजनीति में जाना। आप इंटरेस्टेड क्यों हो गए?
एक्चुअली क्योंकि हमारा परिवार हमेशा से जुड़ा रहा है, हम लोग जनता के बीच में रहे और क्योंकि हम लोग सोशल रहे तो जनता आती जाती रहती है और हमेशा हम लोग जुड़ाव में रहते हैं। आज भी हम लोग जब उठते हैं तो शायद हमारे यहाँ घर में 4-5-10 आदमी खड़ा रहता है कुछ काम के लिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये जुड़ाव कभी हटा नहीं। मैंने बाहर से एजुकेशन भी करी, मैंने इंजीनियरिंग भी करी, मैकेनिकल इंजीनियर भी मैं हूँ। अच्छा। और मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपना MBA भी किया। अरे वाह। उस बीच में भी मेरा जुड़ाव लोगों से फोन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, उस जमाने में फेसबुक और ईमेल होता था, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। आज तो सोशल मीडिया का माध्यम भी बदल चुका है। तो उस समय भी जुड़ाव था, लोग पुराने लोग आते थे, जुड़ते थे। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, उसी बहाने से मुझे लगता है कि मैं उस जनता, उन लोगों से जुड़ा रहता हूँ और इसी सोशल वर्क के माध्यम से मुझे लगता है, मुझे दिल से अच्छा मिलता है। एक महसूस होता है ना कि कोई कार्य कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। तो जब मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे उनके बीच में उनका काम देख पाता हूँ, शायद हमारे पास जो पोजीशन है उससे थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, जो हमारे पास आज एक सुविधाएं दी गई हैं। तो जब मैं लोगों की मदद करता हूँ तो महसूस होता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, सही चीज कर रहा हूँ, जो मेरे परिवार ने सोचा था मैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बाद तो फिर अच्छा खासा पैकेज वाला आप कमाई करते हैं। हाँ। तो आपने सोचा कि नहीं, जनता की सेवा में क्या मिलता है सर? मैंने जॉब भी करी 2 साल वहाँ, ब्रिस्बेन एक शहर है, मैं गोल्ड कोस्ट से मैंने पढ़ाई करी और मेरा वहाँ पे क्रूज कंपनी थी, उसमें मेरी अच्छी पोजीशन भी थी, अच्छा पैकेज भी था। उस जमाने की बात है। मैं 2015 में मैंने वापसी करी, अब तो शायद उसको 11 साल हो गए। पर जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि आपको बाहर जाने का भी वो जो स्किल मिलती है, डेवलपमेंट मिलता है, आपका दिमाग ग्रो होता है, एक जरूरी चीज है। उस समय जब पढ़ाई का सीजन था तो शायद मेरे माँ बाप ने मुझे वो चीज दी कि मैं उसको देश को के लिए मदद कर सकूं। और आज मैं जो भी हूँ शायद इसीलिए हूँ कि मैं अपने माँ बाप के सिद्धांतों में चल सकता हूँ और शायद वहां के एजुकेशन हो उससे कुछ मदद कर सकता हूँ यहाँ के लोगों को। और शायद हमारी सरकार भी इसी माध्यम से आगे बढ़ रही है। अगर आप देखते हैं, अगर आप इसको बात को सोचते हैं, डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्किल इंडिया की बात करते हैं अगर बिल्कुल, सरकार बार-बार तो उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ कि उस जमाने में हम लोग विदेश की बात करते थे। आज वही डिजिटल इंडिया, आज वही डिजिटल चीजें, आज हम मोबाइल के माध्यम से, एक रेडी वाला के माध्यम से हम जेब में 1 रुपया न रख के पूरी दुनिया घूम से आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आपने कभी सोचा होगा कि क्या, कभी हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता था। शायद हमसे 5 साल पहले या 10 साल 6 साल पहले कोई कहता कि भाई जाइए और आप पैसा मत रखिए। एक जमाना होता था जब हम लोग गड्डियां लेके कहीं बाहर जाते थे तो गड्डियां इकट्ठा करके जेब में भर के जाते थे। डर रहता था कहीं चोरी ना हो जाए और कैसे हो जाए। पर आज वो स्टेज आ चुकी है देश की कि हमें शायद 1 रुपए लेके जाने की जरूरत नहीं है। और हम नहीं, हम तो एक मध्यम वर्गीय है। अब आप छोटे से छोटा व्यक्ति देख लीजिए, सबकी स्थिति सेम हो चुकी है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इस फोन के माध्यम से और इस टीवी के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबको वो मिल गया है और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो चुका है। तो मतलब एक तरीके से कहें तो आपको नौकरी में मजा नहीं आ रहा था, राजनीति में मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा किस पे लग रहा था आपको? अच्छा इसलिए लगता है कि लोगों के बीच में रहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। हाँ। कि लोग मिलते हैं, अपनी बात करते हैं और समाज के बीच में कार्य करने का अलग ही अनुभव होता है, एक दिल में खुशी होती है। कोई व्यक्ति को जब हम सरकारी योजनाएं, क्योंकि हम लोग तो कोई योजना बनाते नहीं, सरकारी योजनाओं को लाभ देते और ऐसे व्यक्ति को जो इतने सालों से नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए उस व्यक्ति को, एक अंतिम शोर के व्यक्ति को जिसके पास शायद वो रोशनी नहीं पहुंचती थी, हमने उस कार्य को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दिल में खुशी होती है। परिवार के जब लोग बात करते हैं तो माँ बाप के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य समझ में आता है और ये लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि एक इसी माध्यम से हम कुछ तो किसी की मदद कर सकते हैं। क्योंकि आदमी एंड ऑफ द डे, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हो, आज मैं जॉब भी कर रहा होता तभी मैं ये कहता कि भाई काम करने के बाद चलो कुछ संडे को या कभी कोई सोशल वर्क किया जा सके, कोई भी आदमी। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग जैसे कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन में देख लीजिए तो लोग कुछ नहीं तो सफाई करने का अभियान बिल्कुल करते हैं, एनजीओ के माध्यम से जुड़ने का कार्य करते हैं, कार्य तो वही करते हैं सोशल वर्क का। तो जब मुझे खुली अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उस अच्छी चीज को अच्छी तरीके से क्यों ना कर सकूं। आजकल अरुण तोमर जी की चर्चाएं बड़ी ज्यादा हो रही हैं, क्यों? क्या विषय है? क्या मतलब क्या ऐसा कर दिया आपने चर्चाएं जिसके मुंह से देखो अरुण तोमर जी? चर्चाएं तो इसलिए हैं कि क्षेत्र में काम करते हैं, शायद माँ बाप का आशीर्वाद है। हमारे नाना और नानी भी पूर्व में, हमारी नानी 5 बार विधायक रही गौरीगंज सुल्तानपुर से। अच्छा। और हमारे नाना भी पूर्व में एक सांसद रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रहे। और मेरी माता जी उस परिवार से आई और उसके बाद मेरी माँ भी 2 बार विधायक रही। हमारे फादर भी MLC रहे और लगातार मेरे फादर ने 3 बार MP का चुनाव लड़ा क्षेत्र से
और अच्छे खासे वोट पाए। ऐसा नहीं है कि जब वो लड़ते थे 2-2 लाख वोट पाते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो जुड़ाव रहता था। और वही लोग के एक सम्मान और उन्हीं लोग का आशीर्वाद है कि हम लोग जुड़े हुए हैं, और उसी माध्यम से जितने लोग हैं सब आज भी आते हैं, सबसे बातचीत होती है और सबसे मुलाकात होती है इसी माध्यम से, और दिल में खुशी रहती है। और पूरा परिवार भी जुड़ा है, मेरी पत्नी भी इसी कार्य में है, और यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई और मेरा परिवार भी, जितने लोग भी हैं, सब कोशिश करते हैं कि हर तरीके से किसकी जितनी मदद हो सके, जिसको जहाँ से लाभ दिया जा सके दिया जाए, वो उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप तो देखिए इतने आप कहे तो आपका पूरा बचपन है, बचपन से ही अभी तक इतनी उम्र में आप राजनीति से जुड़े और देखते हुए आप आए, क्योंकि आपके वर्षों पुराने सभी लोग राजनीति में रहे। सबसे शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या आपको फर्क नजर आता है? कहते हैं कि अब की राजनीति बहुत पहले से बदल गई है, बहुत चीजें बदल गई हैं। क्या आप तो बचपन से देखते हैं, क्या आपको लगता है, अगर मोटा मोटा 2 शब्दों में बताना हो? मोटा मोटा कहिए तो डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस हुए हैं चीजों में, और मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है चीजों का। अब उस जमाने को और आज के जमाने के इलेक्शन में कम्प्लीटली डिफरेंट एक पोर्टफोलियो बन जाता है। आज सोशल मीडिया एक अहम मुद्दा है, बिल्कुल, आपकी तो मीडिया एक अहम मुद्दा है। आज कल मीडिया के साथ सोशल मीडिया, और आपका पीआर कितना तेज है, आपका परफॉर्मा कितना अच्छा है, ये तीनों चीजें आज के जमाने में काम करती है। साथ ही साथ पार्टी का बैकग्राउंड भी काम करता है कि किस पार्टी से किस उद्देश्य और किस नीतियों से आप आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कैंडिडेट के हिसाब से काम होता था, अब पार्टी का बेस भी बहुत काम आता है। अब पार्टी, क्योंकि आदमी पूछता है कि आपके बैकग्राउंड में क्या है, आपकी एम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं जी। और हमारे क्षेत्र में पहले क्या नहीं हो सका था जो आप कर देंगे। अब आदमी आज सवाल पूछता है, क्योंकि एजुकेशन हो चुका है। अब आधी जनता एजुकेट हो चुकी है, शायद उस जमाने में भी एजुकेट थी, पर उस समय सवाल और जवाब, मतलब उस समय में लोग जो है वो सवाल पूछने में हिचकिचाते थे, डरते थे। मतलब अब बेखौफ पूछ लेते हैं, आप क्या करेंगे हमारे लिए। और बाकायदा माध्यम से अगर आप फेसबुक में कोई चीज डालती है तो लोग प्रश्न करते हैं। हाँ। कोई चीज होती है तो आदमी टच में रहता है। अब तो आज के जमाने में आपको मिलने की आवश्यकता भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप फोन के माध्यम से या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप डायरेक्ट किसी न किसी से जुड़ सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद मुझसे मिले भी ना हो, शायद उनकी बात होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे चैट कर लेते हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से चैट कर लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से चैट कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। कभी कभी कई लोगों को तकलीफ होती है तो अपनी प्रॉब्लम्स लिख के भेज देते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फला गांव में ऐसी दिक्कत है, आप जाइए, तुरंत उसका निवारण किया जाता है। तो चेंजेस इस तरीके से आ चुके हैं कि पहले आदमी आम टू आम, मतलब आमने सामने बैठ के बात करना, तभी बातें मुश्किल हो पाती थी, सामने होती थी, और उस समय फोन का जमाना नहीं था। आज हर चीज आपकी उंगलियों में मौजूद है। बिल्कुल सही बात। आज डिजिटलाइजेशन ने इतना तो कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कि हम लोग हर चीज चाहते हैं और हर चीज मिल जाती है। इसलिए उस समय और इस समय में बड़ा बदलाव है। आज का युवा, जैसे हम जेनजी और जेनवाई कहते हैं, वो डेवलप हो चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, और वो इस समय सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने पूछा है कि भैया आप क्या कर सकते हैं और आपके एम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप आगे क्या चाहेंगे, और आपकी पार्टी क्या कर रही थी और पहले क्या किया उसने, अब आगे क्या चेंजेस करेगी। शिक्षित समाज हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये तो अच्छी चीज, ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग बाहर भी रहे और मेट्रोपॉलिटन में कई जगह रहा हूँ, कई जगह घूमा भी हूँ बाहर कंट्रीज में। ये तो अच्छी चीज है कि डेवलपमेंट की तरफ इंडिया जा रहा है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है हमारी, क्योंकि पिछले 70 सालों में जो कार्य, मैं ये नहीं कहता कार्य नहीं हुए, कार्य हुए, पर उनकी पेस और अब 10 सालों की पेस आप देख लीजिए तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। भाई 10 की गाड़ी में चलने में और 60 की गाड़ी में चलने में अंतर होता है कि नहीं होता है। अब हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और आप अभी तक सिंगल रोड पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं एक नई सिरे से। जैसे कि आप ग्राम संघ के अध्यक्ष हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले क्या होती है और क्या है? प्रधान का काम है, क्योंकि प्रधान सबसे मूलभूत, इस भारत देश का सबसे नीची जब आप कहते हैं सबसे नीचे, बिल्कुल वहीं से ग्रोथ होती है। तो प्रधानों का मेन काम तो जन जन तक सुविधाएं पहुंचाना। तो प्रधान संघ अध्यक्ष तो का मेन काम तो यही है कि प्रधानों को पहले तकलीफ ना हो, हमारी जनता को तकलीफ ना हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, उस योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना जिसको आज तक योजनाओं का फायदा नहीं मिल सका हो, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, हर व्यक्ति को उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी चीज में वंचित है तो उसको उस चीज की जरूरत मिलनी चाहिए। आजकल क्योंकि योजनाओं के हिसाब से देखा जाए
तो केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं इतनी हैं कि आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे किसान का क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे रोड्स का क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे आप जल का क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे आप पर्यावरण का क्षेत्र उठा लीजिए, हर क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। और आप देख भी रही योजनाओं के तहत, ये पुण्य तहत में कितनी सारी योजनाएं जो चलाई हैं जो जन जन तक काम आती हैं। तो पहला काम तो यही है कि प्रधान संघ अध्यक्ष होने के नाते कि हर सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना। और कहते हैं कि अगर सरकार मजबूत होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान उसे मजबूत करने में अहम जिम्मेदारी भी निभाता है। क्योंकि अगर प्रधान ही एक सबसे नीची पायदान का सबसे वो होता है, बिल्कुल सही बात। अगर प्रधान ही नहीं करेगा तो फिर तो आगे ऊपर कैसे ले जाएंगे। तो एप्लीकेशन तो एप्लीकेंट तो नीचे से शुरू होता है। प्रधान और बीडीसी मेंबर और जो मेंबर्स होते हैं गाँव के, ये इनके द्वारा ही सबसे पहले सुविधाएं दी जाती हैं गाँव वालों को। चाहे कोई भी सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे खाने राशन की सुविधा हो, चाहे पेंशन की सुविधा हो, चाहे किसान बीमा की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, कोई भी सुविधा आप देख लीजिए, ये प्रधान के द्वारा ही अंकित की बिल्कुल जाती है। आम नागरिक को उसी तरह दी जाती है। तो प्रधान अगर सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हमारे आम नागरिक मजबूत रहेंगे। और सरकार डायरेक्ट तो पैसा दे रही है, पर अगर हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं सही व्यक्ति को या लाभार्थी को तो दिक्कत है। तो प्रधान का कार्य भी यही है कि हमें सही व्यक्ति को, लाभार्थी को सही चीज पहुंचाने का कार्य करना है। मतलब उसमें गलत भेदभाव नहीं करना। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि हमारे ब्लॉक में लगभग जितने प्रधान हैं, अच्छी तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित भी हो रहा है ब्लॉक। अगर आप जाकर देखेंगे तो शायद शहर के मुकाबले मुझे लगता है कि आज गाँव में सुविधाएं ज्यादा है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुविधाएं ज्यादा है, क्योंकि हमारे बिजली का मॉडिफिकेशन हो चुका है। हमारे यहाँ पहले जो सिंचाई होती थी उसकी लाइनें अलग पड़ चुकी हैं। अब सिंचाई अलग लाइन से होती है, बिजली की मॉडिफिकेशन से अब बिजली अलग लाइन से आती है। अच्छा। और रोस्टर्स लगे हुए हैं गांव में बकायदा कि 16-17 घंटे 18 घंटे लाइट आनी है। अगर उसके बीच में वैसे कोशिश सरकार करती है 24 घंटे देने की, पर क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, फॉल्ट हो जाते हैं, 18 घंटे तक की लाइट देने का कार्य करती है। और रोस्टर्स लगे हुए हैं कि भैया 1 घंटे 2 घंटे कटौती होगी, उसके बाद होगी। मैं तो शहर में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। जब आप तो यहाँ रहती हैं तो आपको समझ में आता होगा लाइट कभी भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है। तो गांव में ऐसा नहीं है। गांव में पता है कि 2 से 1 जाएगी, 1 से 2 आएगी और पूरी रात रहेगी या दिन में रहेगी, या कोई ऐसी चीज हो जाए या कोई अमामूली कोई घटना हो जाए या बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग चीज हो गई कि कुतार खुल गया। और उसके अलावा अगर आप देखें गांव में तो रोड्स सब लिंकअप हो चुकी हैं। जहां तक गांव की रोडें बन चुकी हैं, अगर आप गांव में देखें, पर्यावरण के नाम से पेड़ों को लगाया जा चुका है। और आदमी आज भी कहता है, पहले भी कहता था, आज भी कहता है कि भैया मैं गांव जाना चाहता हूँ, मुझे स्वच्छ हवा चाहिए, साफ हवा चाहिए, स्वच्छ चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा 1 पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए, तो किस तरीके से इस बार आप लोगों ने एक अहम जिम्मेदारी निभाई? बहुत अच्छी तरीके से निभाई और लगभग 200 पेड़ हमने हर गाँव को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा। और सबने इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने गांव में लगाने का कार्य किया। कुछ गांव वालों ने हमसे पेड़ लिए जो अपने घर में लगाना चाहते थे, कुछ हमने अपने परिसरों में लगाए, कुछ ऐसी जगह लगाए कि जहां पे हम लोग ले सकते थे। लगभग सभी स्थानों में लगाया गया और एक योजना तहत की गई कि सबको 1 पेड़ अपने नाम पे करना है, कि आपको इसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। और लगातार कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस वर्ष कर रहे हैं। पेड़ लगाने का कार्य हमारी योगी सरकार जी हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, आपको पता है। बिल्कुल। और बाबा जी का यही है कि पर्यावरण को इस तरीके से स्थापित किया जाए, क्योंकि गर्मी की हाल बड़ी बेहाल है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जनता अपनी जनसंख्या बढ़ी रही है। तो हमको बचने का सबसे आसान तरीका है कि पेड़, अगर पर्यावरण जिएगा तो हम जिएंगे। बिल्कुल सही बात। आज के ग्राम प्रधानों को सबसे बड़ी चुनौतियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है? फिर आप अपने ही क्षेत्र में ले लें, अगर बाई चांस कोई समस्या होती तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल के आती है, अगर अपने नजरिए से सोचे आप? मैं अपनी नजर से सोच के बताता हूँ। तो लगभग वैसे ग्राम प्रधानों को कई ग्राम प्रधानों को दिक्कत हो जाती है बजट की। हाँ। क्योंकि भाई योजनाएं और जो पैसा एलोकेशन होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेट होता है। और कुछ ग्राम सभाएं छोटी हो जाती है, जैसे मेरी ग्राम सभा छोटी है, हमारे यहाँ बहुत कम पैसा आता है, तो उसमें सारे कार्य करना असंभव हो जाता है। फिर उसके लिए फिर मैं दूसरे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे यहाँ ये काम कम है, ये काम कम है, तो वो जनप्रतिनिधि अपनी मदद करते हैं। अब हालांकि हम लोग जैसे ब्लॉक में है तो कुछ कार्य ब्लॉक के तहत हो जाते हैं, कुछ कार्य अपने विधायक जी के माध्यम से, कुछ कार्य सांसद जी के माध्यम से हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ग्राम सभाओं की एलोकेशन की दिक्कत है। प्लस
एक फाइनेंशियल पावर जो होता है उसमें भी बड़ी दिक्कत है इस समय में जो महसूस किया। फाइनेंशियल लोकेशन बड़ी दिक्कत से होता है। पहले तो एलोकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कुछ ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं इसको पेमेंट होने में सालों लग जाए, महीने लग जाए। मनरेगा से कार्य किया जाता है, मतलब वो फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं, इधर से उधर घूम रही हैं, 2-2 साल पेमेंट नहीं होती है। मनरेगा के तहत कुछ कार्य ऐसे करते हैं डेवलपमेंट। अब प्रधान और कार्य जो है वो तो करा रहा है अपने पैसे लगा के, और एक साल 1.5 साल कभी अपने क्या अपने भी बजट से पैसे लगाने पड़ते हैं? बिल्कुल। अब मनरेगा के तहत अगर हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने अपने स्कूल में बाउंड्री बनाई थी, उसका पेमेंट हमें 1.5 साल बाद मिला, पर बनाना पड़ा। अब तो क्योंकि उस समय जरूरत थी, गांव की जरूरत थी, मांग थी, लोगों की मांग थी, और पैसा एलोकेट हो चुका था मनरेगा से, तो बनाना पड़ा। अगर उसको छोड़ देते तो फिर बन नहीं पाता, फिर सवाल उठने लगते। तो कार्य तो किए जा रहे हैं पर वो पैसा रुक के आता है, तो ऐसे में परेशानियां कहीं ना कहीं तो प्रधानों को ही होती हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज ये तो फाइनेंशियल के साथ हो गया, प्लस अभी क्योंकि हमारी जैसे कि आपको पता है कि समय खत्म हो चुका है, बिल्कुल हमको प्रशासक बना के रखा गया। उसमें फिलहाल सरकार की तहत एक योजनाएं आई हैं कि जिसमें हमें ब्लॉक से और डीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ी कुछ योजनाओं के तहत, तो उसमें फिर विकास कार्यों में हमें दिक्कत होगी। मैं आज प्रधान अच्छा, ऐसे मान लीजिए जैसे प्रशासक बना दिया गया है ग्राम प्रधानों को, तो अब ऐसे में कभी कभी जनता को समझाने में मुश्किल होती है, उनको क्या मतलब जैसे मान लीजिए कोई जनता तो चाहती है कि कार्य हो हमारे। देखिए, जनता को जिससे मतलब नहीं है कि कार्य कैसे हो क्या हो, जनता चाहती है कि हमारा कार्य तुरंत हो। आजकल कोई रुकने का क्या प्रधान जी सुनते नहीं, हम तो गए थे करवाने के लिए। आज के जमाने में कोई रुकता नहीं है। आपको कोई कार्य अगर तुरंत वो चाहता तुरंत कंप्लीट होना सही बात है। तो इस माध्यम से फिर हम लोग एज अ ग्राम प्रधान अपने निधि से या अपने लोगों से कह के तुरंत करवाते हैं। उसके बाद उसका जो भुगतान होता है तो उस हिसाब से देखा जाता है। अब प्रशासक बना दिए गए, अब हमने कोई रोड बना दी या कुछ खरंजा लगा दिया या कोई सीमेंटेड रोड कर दी, अब उसकी ऑर्डर लेके आएंगे, फिर उसका भुगतान होगा, फिर उसमें समय लगेगा। तो इस तरीके से प्रशासक फिर जनता को आधा काम रुकना। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन इस समय मिल रहे हैं? लगभग तो मिल रहे हैं, लगभग मिल रहा है। सरकार ने सही तरीके से कार्य कर रही है और संसाधन और सब कुछ देखरेख के साथ हो रहा है। और मैं कहूंगा कि जब से योगी सरकार और मोदी सरकार जी आए हैं तो अच्छा कार्य किया जा रहा है। लगभग जो योजनाएं हैं ग्रामीणों के हिसाब से अच्छी योजनाएं दी जा रही है। अच्छा, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजनाएं गाँव में सबसे अधिक असर डाल रही है, जैसे बहुत प्रभावित कर रही हैं? योजनाएं जो है मुझे लगता है सबसे पहले तो हर घर शौचालय की योजना, उज्ज्वला योजना हो गई, हर घर शौचालय भी बहुत अच्छी योजना है। शौचालय क्योंकि पहले अपनी माताएं बहनें सब बाहर जाती थी, अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं 10 साल पहले अगर कहा जाता कि हर घर में मैं शौचालय बना दूं, शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, कितनी ऐसे में घटनाएं भी हो जाती थी, ये तो है। पर आज हर घर में शौचालय है, लगभग हर गांव में हर घर में शौचालय, हर घर जल की योजना शुरू हुई है। हालांकि अभी वो स्टेज में है, चल रही है उसमें अभी क्योंकि वर्किंग स्टेज में कंप्लीट नहीं हुई है तो धीरे धीरे उसमें कुछ खामियां हैं। पर हर घर जब जल आएगा तो फिर आप समझ सकती हैं कि आदमी को हैंड पाइप से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत गांव में हैंड पाइप उखड़ गए हैं, है ही नहीं। कई लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, गर्मियों में हैंड पाइप की हालत खराब हो जाती है, तो वो उससे निजात मिल जाएगा। और उज्ज्वला योजना जैसे कि आपने कही बहुत अच्छी योजना है। इसके साथ साथ पेंशन योजना और राशन योजना की बात करनी चाहिए। हर घर में फ्री राशन दिलवा रही है सरकार, और जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उनको राशन मिल रहा है। एक गरीब व्यक्ति को राशन मिल जाए तो वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सकता है, कम से कम बच्चों को भेज सकता है। पहले अगर जब खाने पीने की कमी होती थी तो आदमी कहता था पहले पेट संभालो, जाओ बच्चों को पढ़ो, पहले काम कराओ। बिल्कुल सही। अब आज के जमाने में जब बच्चों के लिए एमडीएम की सुविधा है, स्कूल में भी मिड डे मील मिल रहा है, यहाँ राशन मिल रहा है, तो कम से कम बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं, और किसान निधि की योजना जो हर किसानों को मिल रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हुआ है, हर गांव में नए बॉक्सेस लग गए हैं, नए खंबे लग चुके हैं और तार सारे चेंज हो चुके हैं, पुराने तार भी बदल चुके हैं गांव में। उसी के साथ सिंचाई के लिए अलग लाइन बिछाई दी गई है। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता रहा है, ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता को लेकर जैसे सवाल उठते रहे बार बार। कभी ग्राम पंचायतों पे लग गए, अरे इतना रुपए का घोटाला कर लिया, लोगों का पैसा मार गया, बड़े सवाल उठते रहे। कुछ जगह क्वेश्चन उठते रहे लगभग, पर कभी आपके वहां पे उठे, किसी प्रधान पर आरोप लगे? नहीं, आरोप तो लगते रहते हैं क्योंकि देखिए जब भी प्रधान होता है तो दो पक्ष होते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जहां एक पक्ष कार्य करेगा दूसरा पक्ष तुरंत कार्य करता है, ये तो हर जगह। कभी
शिकायत आई आपके पास आया कि अरे अध्यक्ष जी, कई लोगों के खिलाफ मेरे खिलाफ भी लोग शिकायत करके भेजते हैं। अच्छा, और उसकी जब जांच होके आती है तो पता कुछ नहीं निकलता है। पर आदमी को शिकायत तो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसको सबको राज्य है, तो आजकल तो ऑनलाइन शिकायत हो जाती है, तो आदमी घर में बैठे बैठे कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब किसी ने ऐसी बात कह दी या फिर आरोप लगा तो बड़ा आप विचलित हो गए, परेशान हो गए, बेमतलब का आरोप लगा, कभी हुआ ऐसा? तरीके की बहुत बार किस्सा हुआ, मेरे साथ तो नहीं पर कई अपने ग्राम प्रधानों के साथ हो चुके हैं और लगभग कई ग्राम प्रधानों के साथ होते रहे हैं कि जो कार्य में उनको अनियमितता के बारे में कि करप्शन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर कोशिश ये रहती है हर ग्राम प्रधानों की सही तरीके से किया जाए। और इसके तहत, क्योंकि सबसे बुरी जो योजना इस समय मनरेगा वाली योजना जिसमें सवाल उठते थे, उसको भी सरकार ने अब चेंज कर दिया है। अब उसको उसका नाम भी बदल चुके हैं सशक्त भारत के तहत, बिल्कुल। और उसके तहत भी अब क्योंकि जो योजना खराब थी उसको भी सही किया जा रहा है, तो सरकार भी इस बारे में सोच रही है और अपने ठोस कदम उठा रही है। बिल्कुल, जैसे कि मनरेगा है, आवास है, शौचालय है, जल जीवन मिशन योजना की जैसी योजनाएं हैं, गांव में काफी ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है और लोग जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं से आकर्षित हुए हैं। बिल्कुल इन सभी योजनाओं। अगर आप खुद सोचिए इस बात को कि मैं 10 साल पहले आपसे कहता कि मैं हर घर पानी दूंगा, तो आप कहती है अरे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। अब मैं कहता कि मैं हर घर में शौचालय बना दूंगा, तो आप भी कहती है 10 साल में हर घर में शौचालय कैसे बना दोगी? लेकिन आज सरकार ने करके दिया कि नहीं दिया? उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, युवा और महिलाएं अब पंचायत राजनीति में किस तरह से अपनी भूमिकाएं जो है निभा रहे हैं? कहते हैं कि अगर आया है तो महिलाओं को बड़ा लड़ाने में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बस उनको मुखिया बना दो, काम तो पति ही करेगा। किस तरीके से भूमिकाएं हो रही हैं? नहीं, क्योंकि सरकार की योजनाएं और कैसे कुछ जगह जहां हमारे यहाँ आरक्षण लग चुका है, तो वहाँ महिलाओं को ही खड़ा होना है। सरकार की अच्छी योजना है और महिलाओं को सशक्तिकरण का पहला ये बहुत ही अच्छा कार्य है और महिलाओं को आगे आना भी चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं को, क्योंकि हमारे ब्लॉक में आशा बहू हैं, आंगनवाड़ी हैं, कई समूह के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। लखपति दीदी बनाया जा रहा है, करोड़पति दीदी बनाया जा रहा है और कई समूह अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसमें महिलाएं से भागीदारी करें। आपको विश्वास नहीं होगा कि कई ऐसे समूह है जो अपना महीने का खर्चा उससे निकालते हैं और बाकायदा घर चला रहे हैं, एक स्मॉल इनकम बिजनेस चलाते हैं उससे। तो एक कचंबे की वाली बात है, कुछ मोमबत्ती के साधन से, कुछ अगरबत्ती के साधन बनाने से, कुछ सिर्फ झंडा बनाने के साधन से, कुछ कार्डबोर्ड बनाते हैं, उसका रोजगार चल रहा है और गांव में लोग वो कम से कम 100 औरतों को जोड़े हुए हैं। तो सरकार मतलब एक तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपना घर का काम करने के साथ साथ अपने लिए कुछ पैसे भी इकट्ठा कर ले रही हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं हर गांव में, क्योंकि सरकार की योजना है कि हर समूह को 1 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए। अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा लखपति करोड़पति पैसा बढ़ता जाता है हर साल, अगर आप सही तरीके से यूज करके वापस करते हैं सरकार को, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, सरकार आपको फ्री में 1 लाख रुपए देती है, उसमें महिलाओं को समूह को आप 1 साल के लिए उसको यूज करिए और वो पैसा सरकार को वापस कर दीजिए, बिल्कुल उसमें रोजगार में लगा। चलिए, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं और ऐसे में 27 में चुनाव होने वाले हैं, तो किस नजरिए से आप इस बार देख रहे हैं? क्योंकि 24 में जिस तरीके से चुनाव आए और जिस तरीके से सीटें आई, बड़े सवाल उठे और कहा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि बड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है और धरातल में बड़ी मजबूती के साथ उतरना पड़ रहा है। कैसे देखते हो, क्योंकि आप तो नेता हैं? मैं आपको बताऊं, ये सब विपक्षी लोगों के नारे हैं और जुमलेबाजी है। सच्चाई ये है कि हम लोग पिछली बार से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अगर आप उनको आज भी उठा के देख लें, लोग अगर आप देश प्रदेश से बाहर जाके बोले तो आदमी बोलता है कि माननीय योगी जी क्या से आप आए हैं। हम उस प्रदेश से आए जहाँ सुशासन और जहाँ पे अच्छे लोगों के अच्छे कार्य करने के लिए नाम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश को, मैं पहले भारत से बाहर गया तो लोग पहले भारत का कहते थे दैट इंडिया, अब आज कहते हैं दैट इंडिया। मतलब रिएक्शन चेंज हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया आप खुद सोचिए। आज मैं यूपी से बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं आपका यूपी बहुत स्मार्ट है, आपका यूपी बहुत आगे जा रहा है, आपका यूपी तो हमारे योगी जी का यूपी है। अच्छा, कहा जाता है कि योगी जी की लोकप्रियता जो है युवाओं में काफी ज्यादा बढ़ रही है, आपको लगता है? लगभग युवा क्या, हमारे लगता है हमारे एज के और जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं सब उनके चाहते हैं। क्यों आखिर क्या है ऐसा उनके चेहरे पर, क्यों इतना आकर्षित लोग हो रहे हैं? उनकी योजनाओं के तहत, क्योंकि उनकी स्ट्रिक्टनेस है, सही को सही कहना और सही काम को सही करना। अगर कोई गलत करता है तो उसके घर तक जाकर उसको घर से पनिशमेंट देना। और आज के जमाने में ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो सही चीज को सही करे, सही योजनाओं को सही तरीके से डाले और घर घर तक योजना पहुंचाए।
अगर कोई उसमें गलत कार्य कर रहा है तो उसको पनिश भी करे, ताकि आगे बढ़ के कोई दूसरा व्यक्ति उसको कार्य को रिपीट ना कर सके। इसीलिए कह रहा हूं, सशक्तिकरण भारत का सबसे अच्छा प्रदेश में अगर गिना जाएगा तो हमारा उत्तर प्रदेश गिना जाएगा। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदेश। और जिस तरीके से भारत चल रहा है, 2047 हम लोग विकसित राज्य होने वाले हैं, उसी तरीके से बहुत जल्दी हमारा यूपी भी आपको लगेगा कि इस विकसित उत्तर प्रदेश बन जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश साथ साथ इस देश का नंबर 1 स्टेट बन के उभरेगा। और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से भावना है, और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि अगले 2027 में हम लोग इस मजबूती से पिछले 24 से ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। कहाँ आप बार बार कह रहे, विपक्ष कह रहा है कि 24 में जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। पीडीए का नारा लेकर इस बार बड़ा चल रहा है, कह रहे अगर आप पिछड़ा अल्पसंख्यक। पीडीए तो एक नारा है, पीडीए में उनके पास कुछ नहीं है। आप अभी इस पार्टी की बात कर रही है, पीडीए में सिर्फ एक जाति को लेके आप पूरा पीडीए के व्याख्यान करेंगे क्या? नहीं, उसको लेकर तो मजबूती के साथ कह रहे हैं इस बार सफाया उत्तर प्रदेश में एक जाति को नहीं। मैं मानता हूं कि हमारी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें हमारे साथ गई, पर उसमें कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। लेकिन जब 24 में इस बार 27 में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हर बार इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हर बार इनको पलटी दी जाती है। और क्योंकि एक ही पार्टी है, इस समय हम लोग की 1-1 अगेंस्ट मैचेस होंगे तो आप समझ में आएगा। पर क्योंकि हम लोग माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं और हमारा काम शुरू हो चुका है, हम लोग माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। हम लोग एक बूथ अध्यक्ष के नीचे हम लोग एक पन्ना प्रमुख बनाते हैं। अच्छा, हमने काम अब पन्ना प्रमुख से शुरू कर दिया है। एक पेज पे जितने वोटर्स उस पर काम शुरू होता है। पन्ना प्रमुख का काम है एक पेज के वोटर्स का। जैसे कि एक गांव में सपोज करिए 7-8 पेजेस की लिस्ट है, तो पर लिस्ट में एक प्रमुख बनाया जाता है। अच्छा, तो माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो लेवल का जो काम है वो शुरू हो चुका है। अच्छा। बीजेपी का। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जन जन तक जाके बात कर सकें। मतलब पार्टी जिस तरीके से माइंड गेम खेल रहे हैं तो कार्यकर्ता और नेताओं को भी एकदम माइंड गेम खिला रही है। हमेशा से ही हम लोग का कार्य रहा है। आप भाजपा को देखिए तो भाजपा हमेशा से आगे बढ़ने का कार्य करती रही है, और हमने ऐसे कार्य करके दिए हैं। अगर आप योजनाओं के तहत बात करें, अगर आप उस जमाने की बात करें जब वो दूसरी पक्ष में पार्टी थी, आज के जमाने की बात करें, विपक्ष आज भी विकास को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सवाल उठाती है। विपक्ष कहता है कि क्या हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, ये जब कोई घटनाएं घट जाती है। आपको 7-10 योजनाएं सिखाई, उसमें बता दिए कौन सी योजना खराब थी और कहाँ गलत नहीं। वो तो योजनाएं अच्छी हैं, योजनाएं अच्छी हैं। किसको आवास नहीं मिल रहा है, ये कहाँ चोरी हो रही है, कौन सी लिंक रोड नहीं बनी। गांव कोई भी गांव चला जाइए, सब गांव में रोडें बनी हुई है। लेकिन वक्त पड़ने पर विपक्ष सवाल उठाता रहा। अब विपक्ष का तो काम सवाल उठाना है। अगर विपक्ष का सवाल नहीं उठाएगा तो विपक्ष जाएगा कहाँ? उसको तो क्या सवाल उठाना ही काम रह गया विपक्ष का? उसको चाहिए ना कि मुझे कोई ना कोई चीज मिल जाए। पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो सरकार कार्य कर रही है, आम व्यक्ति के हिसाब से सोचिए, अगर पूछिए आप, जन जन जाके बात करिए तो आपको समझ में आएगा हाँ इनकी योजनाएं सही में रूट तक हैं। और एक चीज बताइए, कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए चलता था, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री के वर्ड्स हैं कि 10 पैसा आम व्यक्ति के जेब में जाता था। आज 1 रुपए चलता है दिल्ली से, और 1 रुपए आम व्यक्ति के जेब में जाता है कि नहीं जाता है? इस सरकार ने ये बदलाव तो किया कि नहीं बदलाव किया? और कांग्रेस के जमाने में क्या होता था? 10 पैसा आता था, बाकी क्या होता था? 90 पैसा गायब हो जाता था कि नहीं गायब हो जाता था? आज तो कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, तो क्या कांग्रेस पे हमेशा आरोप लगाते रहेंगे? शुरुआत में आपसे कहा कि उनकी गाड़ी 10 की पेज से चलती थी। एक प्रियंका गांधी का बयान आया था, आपने सुना होगा। एक प्रियंका गांधी का बयान आया था जब संसद में बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, नेहरू जी ने, बीजेपी एक लिस्ट बना ले कि नेहरू जी ने क्या क्या किया। आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो किया था वो 65 तक किया था कि नहीं किया था? 65 की बात आज 2026 में करेंगी। 70 साल कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। आप 70 साल पुरानी बात करेंगे, उसके बाद आपने क्या किया देश का? आपने देश को तो गड्ढे में डाल दिया। जब आप थे तो आप जीडीपी सबसे ज्यादा थी, देश सबसे ज्यादा कर्जा लिए बैठा हुआ था। उस समय देश की स्थिति इतनी खराब थी कि नहीं खराब थी? कह रहे अभी भी तो महंगाई, बेरोजगारी, छात्र सड़कों पर है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। देश तीसरी इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की। कैसे देश इस समय जीडीपी सबसे हाईयर है? अगर आप सेंसेक्स उठा के देख लीजिए, अगर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, तो आपको आंकड़े में अंतर नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि क्योंकि समय बदल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर आप कहिए कि आज क्या वो सैलरी मिल रही है जो 1990 में मिलती थी? सैलरी भी तो बढ़ रही है उस हिसाब से। तो हर चीज का पेस देखिए, डेवलपमेंटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का पेस भी तो होता है। तो उस पेस पे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज में आगे बढ़ना है। उस तरीके से अगर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो पैसा उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। योजनाओं के तहत उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। पहले 500 रुपए आता था कुछ तहत, आज 1500 रुपए मिलता है।
बिल्कुल, ये बात तो है। जी। अच्छा चलिए, अगर आपको पंचायत व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे अपने नजरिए से? मुझे लगता है कि सब चीजें स्थिति ठीक है, पर अभी भी कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हैं जिनमें कम जनसंख्या होने के कारण उनको पैसा कम मिल रहा है। अच्छा। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जो कि प्रशासन क्योंकि खुद चाहता है कि हम कुछ योजनाएं दे दें, उसमें जो ग्राम प्रधान का पैसा आता है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं पर कुछ पैसा कम पड़ जाता है। तो कुछ एलोकेशन सरकार को देख के अभी फिलहाल एलोकेशन डेवलप करना चाहिए और लगभग सबको बराबर नजर से देखना चाहिए। वो ठीक है, गांव के क्षेत्र तो उतना ही है, क्षेत्र लगभग उतना ही पड़ता है, जनसंख्या कम हो जाए वो अलग हो जाए, तो कुछ उसके डेवलपमेंट में और कुछ एलोकेशंस में पैसे की स्थिति अगर ठीक हो जाए तो और बेहतर हो सकता है। अच्छा, अगर आप गांव से जो पलायन होता है, लोग जो है अब गांव में रहना नहीं चाहते, कहते शहर में जाएंगे कोई भी नौकरी कर लेंगे, इसे रोकने के लिए सरकार या फिर जैसे क्या योजनाएं अगर किया जाए तो? पहले का ट्रेंड था, आप जो कह रही है बिल्कुल सही है। 10-15-20 साल पहले ऐसा होता था। उसका कारण भी था कि शहर में हमारे पास डेवलपमेंट था और शहर में हमारे पास नौकरियां थी। भाई आदमी शहर क्यों जाएगा? आदमी शहर इसलिए जाएगा अपना पेट पालने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए। दो मेजर रीजंस होते हैं जो पलायन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, या तो पढ़ाई और या तो पैसा। तो आज की स्थिति में मुझे लगता है कि लगभग क्योंकि हाईवेज बन गए हैं, रोड से डेवलप हैं, लोग हमारे गांव से जाते हैं शहर, काम करके वापस आ जाते हैं। मैं बताऊंगा, अब जीवित एग्जांपल हूँ, और लगभग लोग मतलब रोडें सही हो गई हैं, रोडें सही हो गई हैं और कुछ डेवलपमेंट आसपास के एरिया का हो गया है जो वहां पे एम्पावरमेंट और पावरमेंट देने का काम कर रहा है, जो कि कुछ आपको रोजगार देने का काम कर रहा है आसपास डेवलपमेंट से। और हाईवेज बनने से एक फायदा तो होता ही है कि वहां का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब जिस तरीके से सरकार भी बार बार कहती है कि हमने कई सारी फैक्ट्रियां लगाई हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वो जाकर के काम करते हैं। एक सवाल है कि अगर सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आसपास के एरियो में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाए तो जो लोग गांव के बाहर जाते हैं बड़े बड़े शहरों या फिर बड़े दूर राज्यों में, तो वहां न जाकर के यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। पर देखिए, क्योंकि फैक्ट्री लगाना तो क्योंकि डेवलपमेंट है, वो एलोकेशंस होती हैं, एसईजेड में लगाई जाती हैं, ऐसे तो हर जगह फैक्ट्रीज लगा नहीं सकते। इसके लिए सरकार ने तभी उन्होंने महिलाओं को डेवलप करने का कार्य किया। जैसे कि मैंने कहा कि संघ के माध्यम से आपको पैसा दिया गया कि आप छोटे छोटे वर्क करिए, माइक्रो लेवल्स में। तो छोटे छोटे अगर आप व्यापार करेंगे, छोटे व्यापारों को डेवलप करने का कार्य सरकार सोच रही है कि आपको खुद ही स्किल दे दे, तभी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ काम आता है। 5 लाख तक को आपको, अगर आप स्किल डेवलप्ड है तो आपको सरकार लोन देने को तैयार है कि आप स्वयं में इंडिपेंडेंट हो जाए, स्वयं में आप अपना कर सकें, खुद सक्षम हो सके और छोटा बिजनेस खोल सके। इसके तहत तभी तो स्किल डेवलपमेंट का पढ़ाई भी फ्री होती है और उसको लिए सरकार आपको पैसा भी देती है बच्चों को जो पढ़ते हैं, और उसके बाद आपको रोजगार के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये सरकार की योजना है कि कैसे डेवलप किया जाए और ये पलायन को कम किया जाए, इसके तहत एक योजना बनी। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, अगर वो राजनीति या फिर ग्राम पंचायत या फिर प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहे, कुछ भी, तो उसके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, युवा आए या ना आए, क्या करें? बिल्कुल आए, युवाओं का देश है और युवाओं को ही आगे आना चाहिए। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं आएंगे तो फिर कैसे देश डेवलप करेगा? अगर हम लोग आगे आए तो हमारे बाद अगली जनरेशन भी आगे आए। पर युवाओं को एक चीज जरूर सोचनी चाहिए कि देखिए, ये सिर्फ राजनीति का कार्य नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है कि हम सोच करेंगे हो जाएगा। इसमें मेहनत भी लगेगी, इसमें सोशल वर्क भी लगेगा। तो एक ह्यूमैनिटी टच लेके, एक सोशल वर्क का दिमाग में लेके कि हाँ, हमें मदद करने के हिसाब से आना है, इसको दिमाग में रखते हुए सारे युवाओं को आना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। और अगर हमारा एजुकेटेड युवा नहीं आगे आएगा तो कौन आएगा? तभी डेवलप होगा। अगर जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तब तो देश बढ़ेगा। मतलब हर व्यक्ति को अब जो जरूरत है शिक्षित की, शिक्षित पढ़ा लिखा होगा तो फिर देश का विकास होगा और दिमाग से आएगा सोच के कि हाँ, हमें डेवलप करना है, सोशल वर्क का कार्य करना है और लोगों के लिए कार्य करना है। उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो खुद की होगी, ना कि दूसरे की होगी। खुद की होगी और समझ के आएगा तो आगे बढ़ के कार्य करेगा और बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल के बच्चियां हैं या बच्चे हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें बच्चों को किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय प्राइमरी और जूनियर जो स्कूल्स हैं वो उसमें अच्छी सुविधाएं। हमारे ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो लगभग ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं हर साल। अच्छा, अवार्ड्स मिलते हैं, सरकार उनको अवार्ड्स देती है। बच्चे इंटर स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं। और लगभग सरकारी स्कूल्स में कोशिश होती है कि अच्छी पढ़ाई करा सकें
और सरकार भी इसके लिए बड़े प्रयत्न करती है और ग्राम प्रधान भी बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं इन सब चीजों के लिए कि भैया पढ़ाई ठीक माध्यम से हो, सही समय में खाना अच्छा मिले, एमडीएम के माध्यम से खाना ठीक मिले और बच्चे जो आ रहे हैं उनको कम से कम एजुकेशन तो अच्छी मिले 8वीं तक की। और उसके साथ साथ उसमें गरीब बच्चा ही जाता है पढ़ने के लिए, गरीब बच्चा जाता है। पर एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि इसके साथ साथ कभी भी अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे होते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं प्राइवेट स्कूल्स अच्छे होते हैं, पर ये सोच गलत है। सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा अपना भेजना ही नहीं चाहता है, आंगनबाड़ी जैसी की है। आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े ना, क्योंकि तो आपको मतलब ये भी एक सवाल है कि मतलब क्या जो शिक्षक हैं उनको ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा हर के मैं चाहता हूँ कि सरकार को इसमें थोड़ा सा मदद करनी पड़ेगी कि स्कूल्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स मॉडर्न हो चुके हैं, कई जगह स्क्रीन्स लग चुकी हैं, बाकायदा AI से पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है, कुछ स्कूल्स हमारे ब्लॉक में ऐसे भी हैं जहाँ पे बाकायदा AI के सेशंस होते हैं, AI से पढ़ाई होती है, स्क्रीन्स लगी हुई है, प्रोजेक्टर से कार्य होते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। पर सारे स्कूल्स में ये करना चाहिए, मतलब सारे स्कूल में करना चाहिए। कुछ इंग्लिश का माध्यम बढ़ाना चाहिए, कुछ हिंदी का माध्यम बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो बच्चा जा रहा है तो वो यहाँ पलायन न करके यहाँ वापसी आ। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में हमारे दर्शकों और उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं सभी दर्शकों को, सभी ग्राम प्रधानों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और क्योंकि अभी भी हमारा सेशन बढ़ा दिया गया, अभी भी हमारे पास 1 वर्ष का कार्य है, हम अभी भी प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। तो मैं सभी ग्राम प्रधान से यही कहूंगा कि आप लोग मिलके और दम लगा के इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, अपने जो ग्राम है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें, उसको सशक्त बनाएं और हमारे देशवासियों को, हमारे युवाओं को खूब आगे बढ़े, पढ़े लिखें, हमारी नारी को सशक्तिकरण करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी। देखिए हमारा आज मकसद जो था ये था कि देखिए हम अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों से राय तो लेते रहते हैं और उनकी जर्नी से लेकर के उनके कामकाज और सरकार और विपक्ष तमाम सवाल जो है उनसे उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं, बाखूबी उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन ग्राम प्रधान अध्यक्ष, ग्राम संघ के अध्यक्ष जो है, प्रधान संघ के अध्यक्ष जो है अरुण तोमर जी से बात करने का मकसद ये था कि जिस तरीके से सरकार ने इस बार प्रधानों को प्रशासक बना दिया है, मतलब 1 साल का जो कार्यकाल है उनका वैसे स्थापित कर दिया है, तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए तमाम जो चीजें हैं, लोगों को किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, किस तरीके से ग्राम प्रधान जो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष किस तरीके से काम करते हैं और इनकी लोकप्रियता क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और क्यों चर्चाओं का विषय बने रहे, इसीलिए हमारा मकसद रहा है इनसे बात करने के लिए और बहुत ही बाखूबी तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। ऐसे और लोगों से जुड़ने के लिए भी हमारे साथ आप जरूर बने रहिए। नमस्कार।